किसान अपने मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। धरना का कारण बहुत ही वाजिब है, वह अकारण नहीं है। किसान अपने ज़मीनों की मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उसके साथ वो न्याय की बात कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि किसानों ने कई बार लोगों को बताया है उस धरना के माध्यम से कि जो रेल और वाटर कॉरिडोर के लिए 225 एकड़ ज़मीन ली गई है चौसा पावर प्लांट के लिए, उसके ज़मीनों के वर्गीकरण में ही घोर अनियमितता बरती गई है। पहली बात तो यह है कि उसका कमर्शियल जो चरित्र है, व्यावसायिक चरित्र, उसको खत्म कर दिया गया ज़मीन का और उसको सिर्फ आवासीय और कृषि में दे दिया गया और उसमें भी उचित तरीके से न्याय नहीं किया गया, उसका वर्गीकरण नहीं किया गया। किसान लंबे समय से लड़ रहे हैं। उसके बाद लड़ाई के बाद जिला प्रशासन द्वारा उनको लारा कोर्ट में भेज दिया गया, वहाँ भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जिला प्रशासन ने जो सबसे बड़ी गलती की कि लारा कोर्ट में जिस एक्ट के तहत भेजा 77 के तहत, उसमें लारा को ये अधिकार ही नहीं है कि वो मुआवजे की राशि का रिवीजन कर सके। किसानों की मांग है जिला प्रशासन से कि वह एक्ट 64 ही है ना, 64 के तहत भेजे ताकि वो उसको रिवाइज करने का अधिकार मिल सके। एक साल में 32 सुनवाइयाँ हुई हैं। सोचिए किसान कितनी परेशानी के साथ पटना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है चौसा, यहाँ से जाना पड़ता है और उसमें शामिल होकर अपनी बात को रखना पड़ता है। तो कई सारी परेशानियों के साथ वो धरना आंदोलन चल रहा था। जिला प्रशासन और सरकार से उनको उम्मीदें थी कि वो हमारी इनकी बात को सुनेंगे और उसको सही तरीके से न्याय देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि बदले में इनको लाठी मिली और बुरी तरीके से हमले हुए। ऐसा हमला शायद कोई आम व्यक्ति सपना में भी नहीं सोच सकता है। शायद ये आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में ऐसे हमले होते रहे होंगे। हम सब लोग गए थे, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग भी गए होंगे। धरना स्थल पर लाठी तो चली ही, लेकिन धरना में शामिल व्यक्ति के पत्नियों को, बेटियों को, उनकी माँ बहनों को भी चिन्हित करके मारा गया। उनके घरों में घुस कर आइडेंटिफाई करके कि ये किसान नेता हैं या धरना पर जाते हैं, इनके घर में घुस जाओ। हम लोग तो गए, कुछ मुस्लिम समाज का घर है, इफ्तार करने का समय 5 बज रहा था। उन्होंने कहा कि अभी तो हम लोग हाथ मुंह धो करके बैठना ही चाह रहे थे, तब तक दरवाजे पर लाठी और ईंट चलने की आवाज़ आई। जब बाहर हम लोगों ने खिड़की से देखा तो पता चला कि ये प्रशासन है, पुलिस है। ऐसा इसने क्यों किया उसके बाद उनको पता भी नहीं चला और घर से निकाल करके लोगों को बुरी तरीके से मारा गया। ये अमानवीय घटना घटी, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। हमने प्रशासन से ये पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया कि क्या प्रशासन रिएक्शन में कार्रवाई करती है, क्या ये न्याय व्यवस्था है, क्या ऐसे कानून व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा, क्या आप बदले की भावना से लोगों पर हमला करते हैं। प्रशासन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर भी किसी ने हमला किया। हो सकता है ये कोई हमला हुआ हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जान लेंगे किसी का। आपको कानून व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी है, आपको लोगों से बदला लेने की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए इन्होंने जो भी किया, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हुई, वो निंदनीय है। उसकी जितना निंदा की जा सके कम है। इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसके खिलाफ हम लोग असेंबली में क्वेश्चन करेंगे, इसके खिलाफ हम राज्य स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता है, इसमें सड़क पर उतर करके बहुत कुछ करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बावजूद इसके आंदोलन को आदर्श आचार संहिता के आड़ में ही खत्म किया गया, हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, क्योंकि आंदोलन तो 550 दिनों से चल रहा था और इनको ऐसा कोई मौका नहीं मिला था कि आंदोलन को समाप्त कर सके। इसलिए इनको लगा कि चलिए भाई आदर्श आचार संहिता भी लगा है तो इसी बहाने इस आंदोलन को हम लोग खत्म कर दे हाईकोर्ट आदेश के आलोक में। लेकिन हाईकोर्ट को भी नहीं पता होगा कि उनके आदेश को इस तरीके से तामीला किया जाता है जिस तरीके से बक्सर पुलिस ने किया। हाईकोर्ट भी अपने आदेश को के इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा तो उसे भी शायद देख करके आश्चर्य होगा कि इस तरीके से कौन आदेश को इम्प्लीमेंट करता है। इसलिए कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है, ना सिर्फ उनके मांगों के साथ बल्कि उनके आंदोलन के साथ भी। उनके मांगों को तो नहीं ही माना गया, बशर्ते उनके आंदोलन को जिस तरीके से लाठी और बूतों के बल पर समाप्त किया गया, ये इस लोकतांत्रिक राज्य में कहीं से भी इसको न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। ये अन्याय हुआ है, इसका जवाब जिला प्रशासन को देना होगा, इसका जवाब बिहार की मौजूदा सरकार को देना होगा। पिछले समय में भी 1 साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, उस समय भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने का प्रयास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री की इस सवाल के प्रति काफ़ी निराशाजनक उनकी भूमिका सामने आई थी। उन्होंने बहुत कोई उत्साहजनक उनकी भूमिका इसमें नहीं देखी गई। आगे भी हम लोग प्रयास में हैं कि इसको लेकर के जाएंगे। जो लाठीचार्ज हुआ है इसको लेकर के हम मानवाधिकार को भी लिख रहे हैं, मानवाधिकार आयोग में भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का राइट है प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, और लेकिन
उसको इस तरीके से कुचल देने का अधिकार तो प्रशासन के पास नहीं है। इसलिए हम लोग जाएंगे, हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग भी जनता को ये बात बताएं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं और इसीलिए हम बात करना चाहते हैं, किसानों के बीच में ये बातें जाएं कि किसानों के अधिकारों को किस तरीके से कुचल देने का प्रयास हो रहा है, ना सिर्फ बक्सर में बल्कि देश में कहीं भी। अगर पंजाब का किसान एपीएमसी एक्ट के लिए, इससे किसानों को काफी नुकसान है। आरएनआर की पॉलिसी कहती है कि जिन किसानों का जमीन लिया जाएगा और जो किसान भूमिहीन हो जाएंगे उनको पुनर्स्थापन किया जाएगा। सीएजी की ऑडिट की रिपोर्ट इसी साल प्रकाशित है जो कहती है कि 1064 एकड़ में जिन किसानों की जमीनें गई उसमें 225 किसान ऐसे हैं। हो सकता है कि हम लोग गिने तो उसमें से बढ़ भी सकें, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट में कहती है कि 225 ऐसे किसान हैं जो कि बिल्कुल भूमिहीन हो चुके हैं, उनका पुनर्स्थापन अभी तक नहीं हुआ। जिनको मजदूरी मिलनी चाहिए तो उनको मजदूरी अभी तक नहीं मिली। इसका जवाब तो जिला प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन अगर कोई इसकी मांग कर रहा है, पुनर्स्थापना की मांग कर रहा है, रिहेबिलिटेशन की मांग कर रहा है, तो उसके ऊपर लाठी चल रहा है। ये तो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। तो इसलिए इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ किसानों के समर्थन में है, उनके आंदोलन के समर्थन में। हालांकि किसानों के आंदोलन पर इस तरीके के जुल्म और अत्याचार से जरूर उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान तो कभी लड़ने से पीछे हटे नहीं हैं। वो तो बंजर जमीन को खेत बनाने का कला जानते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि ये लड़ाई चलेगी। ये आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये हो गए। आज के अखबार में छपा है कि 2 दिन से किसी वृद्ध आदमी 2 दिनों से कहीं वहीं गेहूं के खेत में पड़े हुए थे, आज मिले। सोचिए कितनी बर्बरता महिलाओं को मारा गया। एक लड़की को तो ऐसा मारा गया है तो वो सदमे में आ गई है। वो किसी भी सिपाही को देख करके कह रही है कि यही मारने वाला हमको आदमी है। उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से अमानवीय कृत्य जो है जिला प्रशासन ने किया है, इसको कहीं से भी माफ़ी नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़मीनों के मुआवजे का सवाल सिर्फ चौसा का किसान नहीं बल्कि देश भर का किसान लड़ रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तराखंड तक, झारखंड तक जो पूरा जंगल है आदिवासियों के जिम्मे, उसका भी अधिग्रहण इसी तरीके से अडानी अंबानियों को दिया जा रहा है, बिल्कुल ही औने पौने दाम पर। कई सारे रिपोर्ट्स में जिसके आए दिन खुलासे हो रहे हैं। अभी आप समझ लीजिए कि NH-84 हमारा जो बना, ये 2007-8 में बना। आज तक हम जानते हैं कम से कम 50 किसान ऐसे होंगे जिनको 2024 तक मुआवजा नहीं मिला। आज भी उनको मुआवजा मिलेगा तो उसी रेट में मिलेगा, लेकिन किसी न किसी में उनको फंसा दिया गया। एक प्लॉट बगल वाले को कमर्शियल दे दिया गया, बगल वाले को आवासीय दे दिया गया, उसके ठीक सटे हुए प्लॉट को जो है कृषि में दिया जा रहा है। कौन सा न्याय है भाई? कम से कम न्यायपूर्ण वर्गीकरण हो। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ज़मीनों का जो क्लासिफिकेशन है, ज़मीनों का जो वर्गीकरण है, उसको सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा जो हमें दिख रहा है कि जब से प्लांट यहाँ आया है तब से कुछ लोगों के लिए वो सबसे बड़ा सोना का अंडा देने वाला मुर्गी बन गया है और लोग उसके अंडे को खूब खा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। हम तो लोग कहेंगे कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ का जिला प्रशासन हो या अन्य जो भी लोग उससे जुड़े हुए लोग हों, हम समझते हैं कि उन्होंने कभी भी किसानों का पक्ष जानने का कोशिश नहीं किया। कोई किसानों के पक्ष में खड़ा होकर के किसानों के लिए बात नहीं किया, बल्कि सभी लोगों ने सिर्फ कंपनी का फेवर किया और कंपनी ने उनको खूब जो है उनका सेवा किया। इसलिए कंपनियों के सेवा लाभ का फ़ायदा उठाने वाले अधिकारियों ने किसानों को कंपनी के कहने पर बुरी तरीके से हमला किया है। ये एक तरीके का कंपनी राज है। कंपनी राज हम लोग कभी कहीं से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कंपनी आई है, ठीक है, कुछ लोग जो हैं बहुत अपने आप को समझदार समझते हैं। वो कहते हैं कि भाई किसान लोग जो है विकास विरोधी हैं। हमारे सांसद ने ही कहा कि किसान विनाशकारी हैं, ये विकास नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं सांसद महोदय को कौन सा विकास चाहिए। कंपनी से पता नहीं उस इलाके के कितने लोगों को फ़ायदा है। हम तो इस बिहार में रहते हुए बिजली 8 रुपये प्रति यूनिट खरीदते हैं और हमें कहीं से रियायत नहीं मिलता है। हमको लगता है कि चौसा के लोगों को भी उतना ही यूनिट बिजली रुपया खरीदना पड़ता होगा। तो कौन विनाश कर रहा है, कौन विकास कर रहा है, इसकी क्या परिभाषा है, उनसे समझने की ज़रूरत है। किसान विनाशक नहीं है। किसानों का ज़मीन आपने लिया है और अगर किसानों का विकास नहीं होगा तो किसी एक कंपनी का विकास करके क्या करेंगे। और ऐसे भी हम तो देख रहे हैं, कोविड काल से लेकर आज तक कुछ ही लोगों का विकास हुआ, कुछ ही लोगों का विकास हुआ। देश में बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी राज्य में 80% लोग 20,000 रुपये की आमदनी पर जीते हैं। 34% लोग ऐसे हैं जो मात्र 6,000 रुपये की आमदनी पर जीते हैं। ये बिहार सरकार की रिपोर्ट है। मतलब तो यही है ना कि 1-2% लोग ही कहीं डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। तो क्या 1-2% लोगों का विकास ही उनके नज़र में विकास है और बाकी लोग विनाशकारी हैं? ये बात जानने वाली है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग किसानों के समर्थन में हैं।
किसानों से हमारी बातचीत आज भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। हम इनकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें किसानों से स्नेह है, लगाव है। हम खुद ही किसान के घर से आते हैं, इसलिए हम समझते हैं किसानों को के साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें न्यायपूर्ण मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। ये सवाल आने वाले समय में जहां भी उठाना हो उसको जरूर हम लोग उठाएंगे और हम पूरी लड़ाई किसानों के साथ मिलकर उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।